छात्रों, आज हम 66वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे करें जिससे कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको निर्णायक सफलता मिल सके, उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा सेक्शन वाइज होगी। सब्जेक्ट और चैप्टर का हम एक बेहतर ढंग से विश्लेषण करने के बाद अगर तैयारी करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी। विश्लेषण कहने का मतलब है कि जो भी विषय अगर हम लेते हैं तो उसको हम सही तैयारी का अंजाम कैसे दें जिससे कि 100% सफलता मिलने की गारंटी हो जाए। तो आज उस श्रृंखला में हम इतिहास विषय को ले रहे हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से जो अभी तक का जब पूछा जाता है 14 to 16 क्वेश्चन जो है ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, इंडियन से 14 to 16, और बिहार से जो क्वेश्चन आता है वो 10 to 12। तो यानी आप ये मान के रखें मॉडर्न हिस्ट्री से अगर आप गौर करेंगे तो 24 to 28 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 24 to 28 क्वेश्चन यानी ऑन एवरेज अगर आप रख लेते हैं तो 26 क्वेश्चन जो है सो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इसका समग्रता से अध्ययन करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप मेंस के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो 80% क्वेश्चन इसी से आते हैं। अगर 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हीं चैप्टरों से 4 क्वेश्चन होते हैं, 3 तो गारंटी है और आपको लिखना भी होता है 3। तो अगर इन चैप्टरों का समग्रता से अध्ययन कर लेते हैं तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी और मेंस की भी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में हमको किन किन चैप्टरों पर विशेष ध्यान देना है? मैंने कहा समग्रता से पढ़ना है, हर एक चैप्टर को देखना है, लेकिन कुछ चैप्टर से इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से या बिहार से उस पर फोकस किया जाता है। तो उन फोकस चैप्टर को बहुत डीप रूटेड पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन भी दो प्रकृति के होते हैं। एक वो जो एकदम आसान होगा, आप देखते ही उसका आंसर मार देंगे और अगर आपकी गलती हो गई तो आपको लगेगा कि सर फोड़ दूं, ये होती है, एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं। और एक बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं जो शायद आपको एग्जामिनेशन के समय में एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता है, आप अंदाज से लगाते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो दो तरह के प्रश्न, एकदम इजी या डिफिकल्ट। मिडिल स्टेज का क्वेश्चन जो बीपीएससी में नहीं आता है। और समस्या ये है कि अगर आप प्रश्नों की प्रकृति एग्जाम स्टूडेंट देने जाते हैं हर एक विषय में, कुछ क्वेश्चन तो एकदम इजी होंगे और कुछ बहुत डिफिकल्ट। तो छात्र आरंभ में देखते हैं अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, और सेंट्रल एग्जाम से निकलते हैं तो अरे बहुत अच्छा गया, 100, 110, 120 इस तरह से बोलने लगते हैं कि बहुत इजी प्रश्न था, ये बच्चे वाला पूछा। गार्जियन या कोई और भी चेक करने वाला देखा अरे बड़ा आसान पूछ रहा है। लेकिन आसान क्वेश्चन की संख्या 75 to 80 होती है और 75 to 80 में ही सब सही हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसमें भी 10% ह्यूमन एरर होता है। आप मार रहे हैं, आंसर गलत टिक हो गया या भरने में गड़बड़ हो गया या वहाँ पर हल्का हल्का कंफ्यूज भी कर गए, सोच कुछ रहे थे मार ये हो गया, तो उसमें भी 10% ह्यूमन एरर होता है। अगर मान लिया 80 क्वेश्चन अगर ईजी हैं उसमें से 8 आपकी गलती हो गई, 72, दैट विल नॉट कलेक्ट। कुछ क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है तो 70 क्वेश्चन में हम ये मान के रख रहे हैं
35 क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट होते हैं और 35 क्वेश्चन आप कह सकते हैं मध्यम स्तर का होता है। तो मध्यम स्तर में भी वो डिफिकल्ट की ही श्रेणी में खाता है कि उसमें आपकी संभावना जो है वो 30% के लगभग होती है। 33% मान लीजिए, तो 35 यानी 12 क्वेश्चन आप इससे लेते हैं, तो मान लीजिए 72 प्लस 12 यानी 84। अगर जो कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है, डीप रूट होता है, तो इसमें से संख्या इसको कर दिया 18 के लगभग में, 18 to 20 कर दिया, तो इसकी स्कोर हो गई 90 to 92। अब इस 35 क्वेश्चन में अगर डीप रूटेड कोई पढ़ा हुआ किसी चैप्टर को, तो उसमें से भी 20% संभावना बनती है 7, तो 97 to 99 के स्कोर के वो आसपास में रहता है। मैंने एवरेज बता रहा हूं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन डीप रूटेड क्वेश्चन को कुछ चैप्टर का एकदम फोकस्ड करके पढ़ते हैं। आपको अगर पढ़ना है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा, जो मैं बताऊंगा कि कौन सा डिफिकल्ट होता है, तो अगर उस चैप्टर को, कुछ चैप्टर को आप सेंटर्ड कर लें, कुछ चैप्टर को आप एक रिव्यू के रूप में पढ़ें कि मोटा मोटी क्या क्या चीज है वो पढ़ें, तो उससे क्या होगा कि आपको इजी क्वेश्चन बन जाएंगे और मिडिल जो मध्यम स्तर के जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ बन जाएंगे 50% या 60% लेवल। डिफिकल्ट वाले अगर आप 4-5 चैप्टर को ऐसे सेलेक्ट कर दे जिससे हर समय क्वेश्चन आते हैं, तो उसका अगर आप डीप रूट से गंभीरता से अध्ययन करेंगे, उससे जुड़ा हुआ एक भी प्रश्न आएगा तो हम आंसर लिख देंगे, तब आप इसमें से 12 से 15 आसानी से सही कर सकते हैं और तब आपका स्कोर 110 के आसपास में पहुंच जाएगा। तो 110 सेफ माना जाएगा, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो है बीपीएससी गलत आंसर भी जारी करती है। तो अगर आप 97 to 99 रहेंगे, अगर 6-7 बीपीएससी अगर गलत आंसर दे दिया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो इस कारण हम देखें कि किन किन हर एक चैप्टर में किस किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो गौर करेंगे, कुछ एकदम इजी होगा और कुछ डिफिकल्ट होगा। तो इसमें ध्यान ये देना किस चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं और उसमें इजी, मिडिल और जो कठिन डिफिकल्ट क्वेश्चन है तीनों होने चाहिए। तो 4-5 चैप्टर आप उसको सेट कर लें कि उसकी जब भी अगर कुछ पूछा जाएगा, चाहे इजी हो, मिडिल हो, डिफिकल्ट हो, वो आपको आना चाहिए। पढ़ना सब चैप्टर है, लेकिन हर एक चैप्टर में एक मोटा मोटी व्यू रखना है, कुछ चैप्टर में बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आए हैं अभी तक में वह कांग्रेस एवं गांधीवादी आंदोलन से, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन रहा है और यह न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह बिहार से जुड़ा हुआ हो, कांग्रेस एवं गांधीवादी आंदोलन, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो कांग्रेस एवं गांधीवादी आंदोलन को अगर पढ़ेंगे तो संपूर्णता से पढ़ेंगे। अगर इजी हो, डिफिकल्ट हो, मिडिल हो, सब आपका आना चाहिए। तो कांग्रेस एवं गांधीवादी आंदोलन को गंभीरता से देखना होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन और बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो किसान आंदोलन जो है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है ना। उसके बाद तो किसान आंदोलन का जो स्वरूप होगा, राष्ट्रीय आंदोलन भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और बिहार संदर्भ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किसान आंदोलन से। सबसे ज्यादा प्रश्न बिहार से संदर्भ में किसान आंदोलन से, और अगर राष्ट्रीय आंदोलन में देखें दूसरे नंबर पर यह रहता है। तो किसान आंदोलन भी आपकी संपूर्णता से तैयारी होनी चाहिए। तीसरा है समाजवादी आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में इसका
छठा स्थान है। लेकिन बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो समाजवादी आंदोलन से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक बार। तो समाजवादी आंदोलन की भी आप गंभीरता से अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन पर चौथी सबसे प्रमुख घटना है और बिहार के संदर्भ में पांचवी सबसे प्रमुख घटना है। तो आपको 1857 का विद्रोह की भी गंभीरता से पढ़ना होगा। उसके बाद जनजातीय आंदोलन बिहार के संदर्भ में चौथा महत्वपूर्ण है। तो बिहार के संदर्भ में जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे और भारत के संदर्भ में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जनजातीय आंदोलन को आप फोकस करेंगे, ठीक है। बिहार में एक और है क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ, यहां भी आता है। और राष्ट्रीय आंदोलन भी क्रांतिकारी आंदोलन से प्रश्न काफी आते हैं। तो ये 6 चैप्टर बिहार के संदर्भ में जब भी पढ़ेंगे, किसान आंदोलन, कांग्रेस एवं गांधीवादी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, 1857 का विद्रोह और क्रांतिकारी आंदोलन, ये जब भी ये पढ़ेंगे तो बिहार और भारत के संदर्भ में कंप्लीट पढ़ेंगे। एक एक प्रश्न का सेप ठीक होना चाहिए, उसमें कहीं कोई नहीं चाहिए। उसके बाद एक जो ब्रिटिश में आता है गवर्नर जनरल, उसको आप गंभीरता से पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल एवं उससे जुड़ा हुआ जो एक्ट से पारित हुआ, गवर्नर जनरल के कार्यकाल, हर एक गवर्नर जनरल कार्यकाल को पढ़ लेंगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन का उत्तर आपको सही होगा। तो छठा क्वेश्चन, ये 6 के अलावा 7वां आप ध्यान रखेंगे गवर्नर जनरल। उसके समय में जो काज हुआ था गवर्नर जनरल, हर एक गवर्नर जनरल के बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ लेंगे तो फिर बहुत सारा चीज होगा। गवर्नर जनरल, इसको आप फोकस करेंगे। दूसरा है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अगर 8वां टॉपिक अगर आप देखेंगे तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को अगर आप जोड़ देंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, उस पर देखेंगे। और कांग्रेस से इतर आंदोलन, खास के कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो संगठन स्थापित हुए थे, जो अपसराइज हुए थे, उसके बारे में भी जानना होगा। और कांग्रेस संगठन के चलते के समय में भी बहुत सारे आंदोलन ऐसे हुए थे जो कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए थे, उन चीज़ों को देखना है। लेकिन आप इन चीज़ों पर गंभीरता से अध्ययन करेंगे। अब देखिए, जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने कहा बिहार किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन को देखिए, किसान आंदोलन आप जब भी पढ़िएगा वो पूरे भारत के संदर्भ में, और बिहार का एक एक टॉपिक किसान आंदोलन का आप पढ़ेंगे। उसमें कुछ कुछ बहुत डिफिकल्ट भी होते हैं, कुछ कुछ बहुत आसान भी होते हैं, है ना। तो अब हम देखिए, इस मान लीजिए हम एनालिसिस करते हैं किसान आंदोलन, जो बिहार के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक बार 2 से 3 क्वेश्चन किसान आंदोलन से आता है, एक से। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ देंगे तो ये किसान आंदोलन सबसे बर्निंग टॉपिक में से एक है। अब जैसे क्वेश्चन कई बार किसान आंदोलन से देखिए आप, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमाल के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। अब गठन कब किया? तो 36 में गठन किया। अब पूछा गया था किस दशक में? तो 30 के दशक में। ये आसान क्वेश्चन हुआ, 30 के दशक में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों का अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 2 बार पूछा जा चुका है। तो जो यहाँ पे बिहार में जो स्थायी बंदोबस्ती लागू हुई थी, तो अगर आप किसान आंदोलन को पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्या करेंगे ये देखिए, जो अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी व्यवस्था यानी स्थायी बंदोबस्ती, रैयतवारी बंदोबस्ती और महलवारी बंदोबस्ती, ये है क्या, कितने क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में लागू था और इसके प्रावधान क्या क्या थे। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका तैयार होगा सिर्फ इससे। अब जो किसान आंदोलन हुई
तो किसान आंदोलन में अगर आप गौर करेंगे तो ऑल इंडिया स्वरूप और बिहार स्वरूप दोनों कंबाइंड कर देंगे। जैसे मान लिया बिहार के संदर्भ में देखें तो एक चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह मेंस के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और पीटी के दृष्टिकोण से बहुत भी महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं और कुछ कुछ बहुत आसान होते हैं। जैसे मान लिया किसान आंदोलन के संदर्भ में अगर देखेंगे, अगर हम चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में देखेंगे तो अब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार कब आए थे, फिर गांधी जी के साथ कौन कौन बिहार के नेता जुड़े हुए थे, ये सब आसान प्रश्न हुआ। चंपारण सत्याग्रह व्यवस्था किससे जुड़ा हुआ, जैसे तिनकठिया व्यवस्था से, ये सब आसान क्वेश्चन हुआ। लेकिन कुछ प्रश्न जो है सो बहुत डिफिकल्ट प्रकृति के हैं। जैसे क्योंकि नील विद्रोह है, नील विद्रोह से जुड़ा हुआ चंपारण सत्याग्रह, तो जब भी आप चंपारण सत्याग्रह मतलब नील आंदोलन, तो नील विद्रोह को जब आप पढ़ेंगे तो सीधा स्टार्ट कीजिएगा बंगाल नील आंदोलन से। तो बंगाल में नील आंदोलन क्यों हुआ था, बंगाल में नील आंदोलन क्यों प्रसिद्ध हुआ था, बंगाल में नील आंदोलन के बाद क्या हुआ, फिर अगर आप उस चीजों को देखेंगे, जैसे मान लीजिए गौर किया जाए कि जबरदस्ती किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था और मूल्य भी नहीं दिया जाता था, मनमाना मूल्य तय किया जाता था। तो एक तो मतलब किसानों को लाभ नहीं हुआ, अगर ऊंची कीमत मिलती तो किसान कर भी लेते, तो मूल्य बहुत कम। दूसरा कि अधिकतर भूमि पर खेती करवाई जा रही थी नील की, इससे ग्रेन्स यानी अन्न का उत्पादन कम हो गया और वहां भुखमरी की स्थिति हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, वहां नील विद्रोह हुआ है। अब नील विद्रोह में बुद्धिजीवियों का बहुत योगदान था, बुद्धिजीवियों का बहुत योगदान था। अब किन किन बुद्धिजीवियों का योगदान था, जैसे हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियट के संपादक थे, वो देखना होगा। नील दर्पण दीनबंधु मित्रा ने लिखा है, लेकिन अगर इसी से पूछा दीनबंधु मित्रा के नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो माइकल मधुसूदन दत्त। तो माइकल मधुसूदन दत्त, ये अब दीनबंधु मित्रा आप याद कर रहे हैं और अंग्रेजी अनुवाद पूछ दिया तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगी। तो दीनबंधु मित्रा, उसके बाद फिर नील आयोग गठित किया गया और वो खत्म हो गया। फिर वहां से वो लोग बिहार की ओर आए और बिहार में भी के विद्रोह में 1866-67 में चंपारण, मुजफ्फरपुर, इन जगहों पे विद्रोह हुआ। अंग्रेजों ने सीख ली, क्योंकि बंगाल में अधिकतर भूमि पर कहा था खेती करने के लिए, तो ग्रेन्स का हुआ और ग्रेन्स की कमी हुई, अनाज की कमी हुई, तो किसानों ने उसका विरोध किया। तो सीख लेते हुए बिहार में सिर्फ 3 कट्ठे की व्यवस्था पर खेती, 1 बीघे में 3 कट्ठे पर खेती की शुरुआत हुई। तो तिनकठिया व्यवस्था नाम हुआ। अब तिनकठिया व्यवस्था के कारण जो शोषण का सिलसिला चला वो चलता रहा। जब अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के आह्वान पे गांधी जी आए, अब जैसे राजकुमार शुक्ल के आह्वान पे, सिर्फ राजकुमार शुक्ल किस गांव के, जैसे मुरली भरा हुआ गांव के। अब अगर किसान आंदोलन को फिर आगे देखें चंपारण सत्याग्रह में, तो अगर इसके बारे में तवान एक शब्द आता है, तवान क्या है, तो कहा था एक मुश्त राशि नीले जमींदारों को देने के बाद नील की खेती से जो मुक्ति होती थी उसको तवान कहा था। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ। उसके बाद अगर ये
उस समय बिहार के गवर्नर जनरल कौन थे? एडवर्ड गेट। ये आसान क्वेश्चन हुआ। एग्रेरियन कमेटी किसके अध्यक्षता में गठित की गई थी? FG सलाई के नेतृत्व में थे। यह आसान क्वेश्चन हुआ। लेकिन अगर यह पूछ दिया जाए कि इस कमेटी में कौन कौन सदस्य थे, या ये इस कमेटी में कौन कौन सदस्य नहीं थे, कौन सदस्य नहीं थे, अगर आपको चार को ऑप्शन दे दिया गया कि इनमें से कौन सदस्य नहीं थे, तो अगर चारों का अगर आपको नाम नहीं पता होगा तो आपको ई आंसर भी मारने में बहुत दिक्कत होगी और सही आंसर भी नहीं मान सकते। तो अब FG सलाई की जो कमेटी गठित की गई थी उसमें कौन कौन सदस्य थे उसको भी ध्यान में रखना होगा। अब चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी यहां से चले गए, तो मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार किसने संभाला? जगदारी प्रसाद। गांधी जी से चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किन किन नेताओं का जुड़ाव था? बिहार के बाहर के किन किन नेताओं का जुड़ाव था? किस पत्रिका ने चंपारण सत्याग्रह को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई? अर्थात अगर आप किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह को देखेंगे तो वो आप कंप्लीट देखें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। अब जैसे मान लिया एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, अगर चंपारण सत्याग्रह से देखेंगे तो कि किसने पुस्तक लिखी, जो कहा जाता है कि एक पुस्तक था क्वेश्चन देखिए, अगर चंपारण सत्याग्रह से, तो अगर आप उसको अलग से अगर जब भी उसको देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आपको नजर आएंगे। तो अगर उसको गांधीवादी आंदोलन से भी अगर जोड़ के देखते हैं तो भी आपको, जैसे मान लिया कितने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? इसका आंसर होगा पीर मोहम्मद मुनीस। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपने डीप रूटेड नहीं पढ़ा है तो मुश्किल है। तो किसान आंदोलन जब हम पढ़ेंगे तो स्टार्ट अगर बिहार के संदर्भ में करेंगे तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? चंपारण सत्याग्रह से। लेकिन नील विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, तिनकठिया व्यवस्था ठीक है, लेकिन नील विद्रोह जो है वो बंगाल में 1860 में हुआ था। तो उन चीजों को भी आप एक्यूमुलेट कर लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो जब अगर किसान आंदोलन की अगर शुरुआत करेंगे अगर पढ़ना, तो किसान आंदोलन की शुरुआत अगर हम करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है हम और नील आंदोलन शुरू करेंगे। नील आंदोलन बंगाल, उसके बाद पवना विद्रोह। अगर उससे पहले अगर किसान आंदोलन देखेंगे तो सन्यासी विद्रोह देख सकते हैं। जब अंग्रेजों ने बक्सर युद्ध के बाद विजय पाई तो जो किसानों के साथ निर्ममता से व्यवहार किया गया, तो सन्यासी विद्रोह स्टार्ट करेंगे, फिर नील आंदोलन, फिर पवना विद्रोह, ठीक है। उसके बाद जब आते हैं तब चंपारण सत्याग्रह शुरू करेंगे। चंपारण सत्याग्रह 17 में हुआ, उसके आसपास में उत्तर प्रदेश में कई किसान आंदोलन चल आ रहे थे, अवध किसान आंदोलन। तो उसमें नेहरू जी का पदार्पण हुआ है, बाबा रामचंद्र का पदार्पण हुआ है, मदारी पासा का पदार्पण हुआ है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। तो उन 18 के आसपास में फिर उस समय फिर खेरा विद्रोह हुआ, फिर एक साराबंदी आंदोलन हुआ था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो जब
फिर राजस्थान में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ था। फिर बिहार में 1922-23 में मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद फिर शाहजहान सरस्वती, बहुत सारा तो शाहजहान, उसी आंदोलन के दौरान बर्खास्त आंदोलन हुआ था। बर्खास्त आंदोलन क्या होता है, बर्खास्त आंदोलन से कौन कौन जुड़ी हुई थी, फिर जमींदारों का कौन सा संगठन जो इसका विद्रोह कर रहा था, जो एक रिलीफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित की गई थी, क्यों भंग कर दी गई, कांग्रेस से किसानों का किस तरह का संबंध हुआ, कांग्रेस से समाजवादियों का किस तरह से संबंध हुआ, कौन कौन जो है सो कांग्रेस और जैसे राहुल संकीर्तयायन एक समाजवादी थे और राहुल संकीर्तयायन का अंबारी आंदोलन, छपरा में अंबारी आंदोलन चला था, अनवारी आंदोलन, तो कैसे किसान आंदोलन से वो जिरे वो करना होगा। तो कहने का मतलब है जब भी आप कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन टॉपिक पर अगर आप तैयारी करेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव किसान आंदोलन भारत और बिहार के संदर्भ में कंप्लीट जो भी उससे अलग अलग पुस्तकों से अलग अलग मटेरियल से जहां जहां से संभव हो उसके अंदर से अंदर क्वेश्चन को आप अगर कर लेते हैं 100% सही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। उसी तरह गांधीवादी आंदोलन, क्योंकि गांधीवादी आंदोलन या कांग्रेस का आंदोलन यह बहुत बड़ा कैनवस है। 7-8 क्वेश्चन तो इसी से आते हैं, हर एक साल आते हैं, बिहार के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में 8 क्वेश्चन तो निश्चित होते हैं, 7-8 क्वेश्चन होते हैं। तो हम जब गांधीवादी आंदोलन को देखेंगे या कांग्रेस के, जैसे कांग्रेस के संगठन, अब कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कौन की, तो कुछ बहुत सिंपल होगा। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, पहला मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, पहला अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, इसकी स्थापना से संबंधित विवाद, नरमपंथियों का उद्देश्य क्या था, गरमपंथियों का उद्देश्य क्या था, फिर अलग अलग सम्मेलन में अलग अलग विशेष प्रावधान किए गए थे, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो कांग्रेस संगठन से जुड़ा हुआ पूरा डिटेल हम पढ़ लेंगे। दूसरा, गांधीवादी आंदोलन, तो चंपारण सत्याग्रह हम पढ़ के आए हैं, और असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन भारत बिहार, संविधान आंदोलन भारत बिहार, व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत बिहार, भारत छोड़ो आंदोलन भारत बिहार, संपूर्णता से देखेंगे। तो मेरा अपना कहना है आपको कि अगर आपको इतिहास में ऑन एवरेज मैं 56 आपको जो पैटर्न चेंज हुआ है, अगर 56 से 59 या 60 से 62 से अगर आप क्वेश्चन को लेंगे वेरिटी को, तो 39 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, जिसमें 26 ऑन एवरेज मॉडर्न हिस्ट्री से, 26, 15 और 11 या 16, 10। तो आपको 26 से 26 सही हो तो उसके लिए 2 रणनीति अपनानी होगी। एक, हर एक चैप्टर का जो जिस्ट होता है, जो कॉमन जिस्ट होता है, उसको तैयार करना। हर एक चैप्टर का एक कॉमन जिस्ट होना चाहिए। जैसे यूरोपियों का आगमन, तो कौन आए पहले, जैसे पुर्तगाली, तो पुर्तगाली में आपको पुर्तगाली कौन लेके आया, माजीद का नाम, पुर्तगाली का उद्देश्य क्या था, समुद्र के स्वामी कहे जाते थे, समुद्री लूटपाट करते थे। तो पुर्तगाली के बारे में जो 6-7 पॉइंट है, सेंट जेवियर का है, उन्होंने छापाखाना खोला था, तो कुछ जैसे पुर्तगाली से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8-10, 7-8 पॉइंट वो लिख देंगे। डच से जुड़ा हुआ बिहार के संदर्भ में और उसके संदर्भ में 2-4-5 पॉइंट है वो जोड़ देंगे। फ्रांसीसी से जुड़ा हुआ 5-7 पॉइंट जो है जोड़ देंगे, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब आप गवर्नर जनरल पढ़ेंगे
तो गवर्नर जनरल, जो भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ, उसके समय में क्या क्या हुआ वो आप गंभीरता से पढ़ लेंगे तो बहुत प्रश्न सही हो सकता है। हर एक गवर्नर जनरल के समय में क्या क्या हुआ वो आपको गंभीरता से पढ़ना होगा, एकदम डिटेल उस गवर्नर जनरल के समय में। तो एक खाका भी बना रहेगा, पीरियड भी पता रहेगा, और उसके समय बहुत कुछ हुआ तो आपको आसानी से सही होगा। तो गवर्नर जनरल जब पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ेंगे, उसके समय हर एक गवर्नर जनरल में क्या क्या हुआ था। उसी तरह 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे तो वो बिहार के संदर्भ में भी होना चाहिए और भारत के संदर्भ में भी होना चाहिए। ठीक है। अब समाजवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन, बिहार में मॉडर्निटी से समाजवादी और क्रांतिकारी आंदोलन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भारतीय संदर्भ में भी, जैसे मान लिया ये समाजवादी पार्टी का गठन, ये तो एक पहेली की तरह है ना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, फिर सोशलिस्ट पार्टी हो गया, सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ, सोशलिस्ट पार्टी की पहली औपचारिक बैठक कहाँ हुई थी। उसी तरह क्रांतिकारी आंदोलन में जो इंडिया परिप्रेक्ष्य में, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, अशफाकुल्लाह के बारे में, भगत सिंह के बारे में, फिर खुदीराम बोस के बारे में, और श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में जिन्होंने विदेशों में किया था। उसके बाद कर्नल वाइली हो गया, ठीक है ना, उसको किसने मारा, माइकल ओडायर को किसने मारा, चिट्टगांव सत्याग्रह, क्रांतिकारी पत्रिकाएं, इससे जुड़ा हुआ चीज आता है। लेकिन बिहार से जुड़ा हुआ ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब आ रहा है। जैसे कहा था सीलभद्र याजी के बारे में पूछा आता है, फिर रेवती नाग के बारे में, सचिन नंद सन्याल के बारे में, ठीक है ना, फणींद्रनाथ घोष के बारे में। अलग अलग जो अनुशीलन समिति से, अलग अलग समिति से, अलग अलग क्रांतिकारियों, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए जो लोग थे, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। तो जब तक आप क्रांतिकारी आंदोलन होता क्या है कि विदेशी जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ लेते हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में डीप रूटेड नहीं पढ़ते हैं। तो समाजवादी और क्रांतिकारी आंदोलन भी जब पढ़ें तो भारत और बिहार के संदर्भ में डिटेल से पढ़ें, तभी आपको निर्णायक सफलता मिल सकती है। मान लिया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखते ही आ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप करते आ रहे होंगे। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में तो सिर्फ बहावी आंदोलन को आप कंसंट्रेट कर लेंगे तो आपका काम होगा। उसके बाद बिहार संदर्भ में क्या हुआ, जैसे रामकृष्ण मिशन, उससे जुड़ा हुआ कोई संगठन है यहाँ पे, उसके जुड़े संस्थापक कौन है, तो इसको भी बिहार के संदर्भ में कुछ कुछ देख लेंगे। जनजातीय विद्रोह है, तो जनजातीय विद्रोह जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार के स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार में यानी झारखंड को लेकर के आता है, जैसे अलग अलग विद्रोह हुए, खास के संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, उससे बहुत अंदर अंदर से क्वेश्चन डीप रूटेड उससे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कुछ कुछ अल्टर टाइप का भी क्वेश्चन जनजातीय आंदोलन से पूछा जाता है। जैसे देखिए, जनजातीय आंदोलन से जैसे बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, रामसी विद्रोह का इलाका कौन सा था, तो ये भी डीप रूटेड है। लेकिन अगर आप संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह भी भारतीय परिप्रेक्ष्य से ही पूछा जाता है, तो जनजातीय विद्रोह को एक जो बहुत पॉपुलर विद्रोह हुए उस पर फोकस कीजिए। लेकिन उसको फोकस कीजिए तो उसके डीप, या तो आप 6-7 आंदोलन को ही रखें,
लेकिन जब भी रखें डीप रखें। ठीक है। अब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अगर आप गौर करेंगे तो जैसे पागलपंथी आंदोलन, फराइजी आंदोलन, इस सबको लोग स्किप कर जाते हैं, तो उन चीज़ों पर आपको देखना होगा। कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें आप ये जो 8 चैप्टर है, किसान आंदोलन, कांग्रेसन गांधीवादी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, 1857 के विद्रोह, क्रांतिकारी आंदोलन, गवर्नर जनरल और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये 8 चैप्टर आप कंप्लीट पढ़ें और उसके अंदर की चीजों को आप देखें, गंभीरता से देखें, बिहार के संदर्भ से भी, भारत के संदर्भ से भी। बाकी जो चैप्टर है उसका सिर्फ और सिर्फ जिस्ट देखें, 5 से 10, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट वो जिस्ट बना लें जो पॉपुलर है, वो अगर आप देख लेते हैं और इसको बहुत डीप रूटेड देखते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 26 में 23-24 क्वेश्चन आपके निश्चित सही होंगे। हो सकता है 26 का 26 सही हो जाए। और आप कंसंट्रेट करें, क्योंकि अगर आप कुछ चैप्टर को बहुत, जैसे इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ भी डीप रूटेड क्वेश्चन होगा, अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो गलती हो जाएगा, तब आप 15-16 पे आ जाएंगे, आसान क्वेश्चन कर लेंगे और इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो कुछ ये 8 चैप्टर जो मैंने बताया है उस पर डीप रूप से आप कंसंट्रेट करें। बाकी चैप्टर में 5 से 6 पॉइंट आप इजी चीजों को जो पॉपुलर है उसको एक कॉपी बनाएं। तो मेरी सलाह है आप आज से ही मॉडर्न हिस्ट्री के हर एक चैप्टर में ये जो चैप्टर है 8 चैप्टर उसको प्राथमिकता से लें। उससे पहले आप रेस्ट जो इसके बाहर के चैप्टर हैं उसमें हर एक चैप्टर से मेन 5 पॉइंट को इकट्ठा कर दें। उसके बाद वो चैप्टर खत्म हो जाते हैं तो ये 8 चैप्टर इसको गंभीरता से हर एक सोर्स का इस्तेमाल करते हुए इसको आप देखें और देखिए आपको 95 अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 100% आपको टोटल मॉडर्न हिस्ट्री सही हो जाएगा। हमारे कई छात्र 39 में 37-38 पिछले बार भी कर रहे हैं, रेगुलर करते हैं, क्योंकि जो भी चैप्टर बताया गया है इसमें डिटेल बताया गया है। तो हमारे यहाँ जो भी छात्र हैं वो 37-38 तो रेगुलर करते रहे हैं और ये यूनिक है। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उसका कलेक्शन हमारे यहाँ किया जाता है। उसके लिए खास के बिहार से जुड़ा हुआ जो डीप रूटेड क्वेश्चन है उसके लिए हम बिहार संचार विभाग के द्वारा जो 2 प्रकाशित पुस्तक है मैंने देखा है, उसी से सारे बिहार से जुड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बहुत डीप रूटेड क्वेश्चन उसी से पूछे गए हैं और उसका कलेक्शन हमने छात्रों को करवाया है। और इस कारण बिहार से जुड़े हुए जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके आंसर लोगों को पता होते हैं। छात्र जैसे देशेर कथा या कुछ भी क्वेश्चन ऐसा होता है, पीर मोहम्मद मुनीस वाला, ये सारे प्रश्न उसमें दिए हुए हैं। सीलबद्ध यात्री जितने भी चाहिए हैं उस पुस्तक में दिए गए हैं। प्रकाश बिहार सरकार के संचार विभाग का प्रकाशन अगर 2 वॉल्यूम में है, दोनों में हर एक चीज डिटेल से दिए हुए हैं, तो वो आपको फायदा करेगा। बाकी जो रेस्ट के लिए है वो मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे पुस्तक हैं, एक पुस्तक को प्रमाणिक रख करके जिस्ट बना लें रेस्ट चैप्टर के लिए। जैसे मैंने कोई भी बिपिन चंद्रा का ही लें या किसी का लें, एक जिस्ट 5-7 लाइन का बनाते जाएं हर एक चैप्टर का। लेकिन इन चैप्टरों के लिए एक किताब पर नहीं रह रहे हैं, उसको डीप रूटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है और क्या सोर्स हो सकता है उससे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं।